नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है बादलों के घेरे, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने और आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। भाग 2। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़ैया कोट पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुंह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं, कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई की मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर ये नहीं लगा कि यही भुआली है। बस मैं सोचता आया था कि वहां घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बहती बहती आती थी। छाह ऊपर उठती है, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइन्स की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह कॉटेज की ओर जाती थी। जंगले के नीचे देखा तो अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटन पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले हुए थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न ये सोचता कि मन्नू के पास जा रहा हूँ, न यही सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूं कि यही पुराना नौकर है। घर में है। बिटिया कब पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूं। बिटिया तो नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूं। मन्नू अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। मगर थक कर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूं। जब ये सोचूंगा कि वो देर से आएगी तो जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूं और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर है। उठा, बढ़कर मन्नू की ओर देखा। आंखों में न आश्चर्य था, न उत्कंठा थी, न उदासीनता है। बस मन्नू की ही आंखों की तरह वे दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नू सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं। सुख तो है बिटिया। चिंता का ये स्वर सुनकर बिटिया जरा सी हंसती, फिर रुक कर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो कि बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या क्या बहुत देर हुई? नहीं। मैं सिर हिलाता हूं, पर आंखें नहीं। इस बार झिझक से नहीं, अधिकार से पूछता हूं, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दादी दौड़ी दौड़ी शाल लिए आई और कंधों पर ओढ़कर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, मन्नो, ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजो? मन्नो एकदम से कुछ कह नहीं पाई, फिर कुछ सोचकर बोली, हम अब पूछ देखो, पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं, व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पीना। मन्नू ने जैसे न सुना न मुझे देखा ही, फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा,
चाची तो अच्छी है ना, अभी चाचा तो लौटे नहीं होंगे। अम्मा झट समझ गई कि मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। बड़ी माँ अंदर जाकर देखो ना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लिए आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पड़ती रही, फिर धीमे से ऐसे बोली मानो मुझसे नहीं अपने से कहती हो, यहाँ न कुछ लाना ही अच्छा है न कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। जब मन्नू अंदर चली तो साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी बाह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूं तो 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौटा लेना चाहता हूं। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाह को छू नहीं सकता था, क्या उस हाथ को सहला नहीं सकता था। उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़कर वहीं उस कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा, यही भय रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आंखों का मोह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूं, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूं। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वो मुझे कितनी फली। चाहता हूं कि आज एक बार मन्नू दिखती तो। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुआली में हूं, भुआली में सोया हूं। वही पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नू के पलंग पर लेटा हूं और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नू अपनी उन्हीं 2 आंखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूं और वो थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाकर कहती है, नहीं, इसे कंबल के नीचे कर लो, अभी से कौन छुएगा। मन्नू कुछ कहती नहीं, सिर्फ हंस भर देती है। रात भर इन दुस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दिख पड़ी। कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, न डाक बंगले में न भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस? नहीं नहीं, कुछ नहीं, लौट जाओ। जब घर पहुंचा तो बुआ मिली। कड़ी चेतावनी वाला खींचा खींचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? ओ, वो रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं न जाने किस उलझन में आया था कि कहा। कहने को बुआ था ही क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच में जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नू के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे? जी फूफा, सकूंगा। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से नीचे उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की अकस्मिता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भुआली की सफेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ के ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तब बुआ ने पूछा, लौट जाने की सोचते हो क्या रवि? अरे कुछ दिन तो रुको यहाँ। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, अच्छा तो कहाँ जाओगे? बुआ, अभी तो कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हारे वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण की ओर जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास न हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें नैनी में अच्छा नहीं लगा ना? नहीं नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। बुआ चाहती थी कि मुझसे कुछ पूछे,
मैं चाहता था कि बुआ से कुछ कहूं, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पांव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूं। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पांव छुए हैं तो आशीर्वाद तो जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं न हंसा न लजाया। बुआ चुप सी रह गई। जिस नटखट भाव से वो कुछ कह गई थी, उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया हो। स्टेशन पहुंचा और टिकट लिया। कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था, सोचता चला गया। मन न भुआली पर अटका था, न पाइंस पर, न ही मन्नों पर। पिछला सब बीत गया, ऐसा लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई, उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहां का टिकट ले लिया था, वहां की गाड़ी मुझे खींचकर उस प्लेटफॉर्म पर से ले नहीं जा सकी। गाड़ी आ लगी है, पुलिस सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूं मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े और भी लोगों को। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूं और सिर हिला देता हूं कि मैं जानता हूं। कुली फिर एक बार अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है कि अरे हरी बत्ती हो गई है साहब। मैं बत्ती की ओर देखता हूं और देखता चला जाता हूं। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही घुला घुला सा चेहरा, वही आवेश से कहता हूं, कुली सामान उतार लो। साहिब, जल्दी करो, जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के साथ है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहां मुझे जाना है वहीं जाकर हटूंगा। जब मैं नहीं रुकता हूं तो मुझे कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूं। अंदर से मां निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा, इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। मां की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूं और मन ही मन सोचता हूं कि मां कितना ठीक कहती है। अपनी नौकरी पर रहता हूं और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूं, फिर क्यों इनकार करूंगा। मां की आशा के विपरीत बड़ी आवाज में कहता हूं, मां, जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। अच्छा, तो लड़की देखना चाहोगे बेटा? हाँ मां। लगा जैसे कि मां मन ही मन हंसी हो। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूं। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूं। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है। अपनी पदचाप के सिवा कोई आवाज नहीं। एकाएक एक आदमी का स्वर गूंजता है, इधर, अरे इधर। और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूं, पीछे हटता हूं और घबराकर आंखें खोल देता हूं। मैं उठ जाता हूं, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिनी हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वो हाथ। मन से जिसे भूल चुका हूं उसे आज ही याद क्यों आना था? क्यों याद आना था? क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाह आगे करनी
छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नो के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर फिर ऊपर आ गया था। मन्नो शाल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले शाल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, मैं चाहता हूं कि मन्नो से कुछ तो कहूं, पर क्या कहूं? यही कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूं कि आऊंगा, फिर आऊंगा, पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वो जैसे बिना बोल के यही कहे जा रही है कि अब तुम यहां नहीं आओगे, नहीं आओगे। मन्नो, रवि। और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए। नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा लूं, पर न जाने क्यों खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देरी होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूं? मुड़कर पीछे देखा और खींचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वो जानती थी कि मैं लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने पर आश्चर्य था। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो कि कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करते कहता हूं, मन्नो, मन नहीं होता जाने का। मन्नो कुछ देर देखती रही। मैं चाहता था कि मन्नो कुछ तो कहे, कुछ भी, बस कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटे से छोटी घड़ी के लिए उनके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक ना एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूं, चूम लेना चाहता हूं। मन्नो, आगे बढ़ता हूं। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो, मैं अपना अनुरोध उस तक पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा, व्यर्थ सा नीचे उतरता हूं। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूं और एक बार फिर पीछे देखता हूं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किनारे पर खड़ा हूं और कश्ती में बैठी मन्नो वहीं चली जा रही है। वो मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर मैं छटपटाता हूं। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नो। इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। और सच ही में मैं ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन 2 आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वो याद आती है। वो दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को मैं देखता रह गया था और देखता गया था शाल में लिपटे उन कंधों को, जो पैरों की धीमी चाल से थक कर भी झुकते नहीं थे।
परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। 3 के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतार नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शाल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर निभा दिया था। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसा दिखा कि ये झुकी छाया मन्नो नहीं, कोई व्यर्थ हो गई विवशता हो जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया हो। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सारा दर्द सा उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो तो मन्नो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं क्या? मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मुझे कौन से वरदान मांगने हैं? अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ कि ये कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बुछड़ कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नो को छूने का भय, उसके रोक का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बांधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बांह से घेरते हुए कहा, मन्नो चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समुची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ा। आवाज में न उलाहना थी, न व्यंग था, न कटुता। बस जो कहने को था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया। बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को रोता छोड़ मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वो आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नो के लिए उस कायरता को कोसता हूं। घर में चहल पहल थी। मां को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूं तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूं, बंधा ही रहूंगा। आस पास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ जाता है। कैसा आयोजन है ये भी। एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समुचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता रहा हूं। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम घंटों घूमते रहे। बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे के छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहां छिपते कहां डूबते ये हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए थे वे 10 वर्ष। संग संग लगे बिछोह से दूर मग्न दिन रात। मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी मैं पीछे लौटता हूं तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूं। चाहता हूं कि किसी की आंखों में देखकर उसका उत्तर दूं, किसी को छूकर कुछ कहूं, पर सुनने वाला कोई नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुंह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहां रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे के अंदर ले आई थी। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं।
अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है वो जो सचमुच में मेरी मीरा थी? मेरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने को निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहां अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींच कर कहूं, देखो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी और न ही बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी मां को देखते थे तो कभी राह को। मैं सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा पर किसी ने पीछे नहीं देखा, न मीरा ने न मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुंथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा कि पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूं। ऐसे ही एक दिन मन्नू के जाने को भांप कर मैं उतराई में उतरता चला गया था। मेरे ही तरह अकेले में मन्नू रोई थी। अब जान पाया हूं कि हाथों में मुंह छिपाकर वो रोना कितना अकेला था। पर इस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता वो दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाग कर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक उनका स्वर बदल गया। वो बोली, रवि मन्नू तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांधीर्य को संभालते कहता हूं। नहीं बुआ। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जागे ही नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रूंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूं। बुआ बुआ आंख पोंछते पोंछते कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पांव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि। बुआ की वही कल वाली आवाज थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई कि मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूं, पर जैसे मन ही मन मन्नू के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूं कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे मिला ही क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नू को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वो मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुंच गया। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप थी, वही भुवाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी को पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, नो। आज वो होती तो हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूं और मन ही मन पुकारता हूं, मन्नू। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वो अब पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती।
उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था। पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो फिर मीरा नहीं, मन्नू की आंखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूं तो धुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूं कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं है। एक दिन खिड़की से बाहर देखते ही देखते इन्हीं बादलों में समा जाऊंगा इन्हीं घेरों में। तो ये थी कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, बादलों के घेरे। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।